Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। हाँ चलवा के नहीं लाए, इधर ही लगा हुआ है, वो चलवाएं। चलवा के मत लाइएगा, वो नहीं चलेगा यहाँ। क्या हो गया भाई इसको? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिशबा, अलिशबा है अमजद अली शाह, आयशा हसन, आयशा नदीम, फातिमा, गुल नबी। हाँ फातिमा समी। कौन है फातिमा समी? अच्छा। हफ्सा इसरार, हानी आमिर। हाँ घूमने दें, वहाँ दाना उनको डाल दें बस। हसीना, हसीना बीबी। 5 मिनट का रुक जाऊँ, 25 मिनट गुजर चुके हैं, वो देखें। हसीना बीबी, हुमैरा शब्बीर, इमाला थानवी, इकरा, फुतेजा। इमाला थानवी कौन है? अच्छा फुतेजा, फुतेजा कहाँ है? माहीन वसीम, मोनुल वर्षा, नेमत, नजाफा, रिदा बतूल, रिदा जुल्फिकार, रिमशा कंवल, सफीना कंवल, सानिया अलवी। कौन है सानिया अलवी? सानिया अलवी कौन है? देखा, इन दोनों ने उसको बचाने की कोशिश की है, इन दोनों की एब्सेंट लगा देता हूँ। सेहर, सेहर कौन है? शहीरा आलम, शामिर शाहिद, सैयदा ईशा अली, सैयदा खुशना। खुशना कौन है? सैयदा जरमीन कैफ, तैयबा, उम्मे रुबाब, उम्मे रुबाब, जैन इमरान। उम्मे रुबाब। मैंने लगा तुम भी किसी की लगवा रहे हो शायद। बस सही है। चले भाई, अटेंडेंस ले रहा हूँ, अटेंडेंस दे दे फिर जाए।
हंसे नहीं, क्लास में ज्यादा हंसते नहीं है। अच्छा जी, अलीशबा, अलीशबा है? नहीं आई। अमजद अली शाह, आयशा हसन, आयशा नदीम, फातिमा समी, गुल नबी। ये एक नया लड़का, आप आज की क्लास से आए? आप आज से स्टार्ट किया आपने? अच्छा, आपका नाम है अटेंडेंस में? सर ये दूसरी क्लास में सर वो कहीं एडमिशन नहीं एवे बैठे या है क्लास में आप? सर आपसे बहुत फैन फॉलोइंग हो गई आपके हमारे। यार उस बेचारे को खुद तो बोलने दो, आप ऐसे ही बैठे हुए? अच्छा। हफ्सा इसरार, हानी आमिर, हसीना बीबी। ये कौन है? हसीना बीबी आप हैं? दो अभी की सेब हुई होंगी शायद, वो आई हो। हुमैरा शब्बीर, इमाला थानवी, इकरा, खुदैजा, माहीन वसीम। अच्छा, मोनुल वरीशा, नेमत। ये कौन है? नजाफा तकी, नजाफा। अच्छा, रिदा बतूल, रिदा जुल्फिकार, रिमशा कंवल, सफीना कंवल। हाँ, ये नहीं मुझे बता के गई है। सानिया अलवी, सानिया अलवी कौन है? 6 एब्सेंट हुई हुई है। सहर कौन है? शहीरा आलम, शामिर शाहिद, सैयदा ईशा अली, सैयदा खुशना, सैयदा जरमीन कैफी, अच्छा सैयदा, अच्छा ये तैयबा। बस सही है। हाँ जी, सर आपने पोर्टल का है, आप 22 को 1 करेंगे, आप ब्लैक बोर्ड पे 24 लिखा है। असाइनमेंट तो अच्छा है, 24 तक भी कर दो। सर जी, टाइम 0 थी, मैंने आपको मैसेज भी किया था। वो आप असाइनमेंट 1 को जब क्लिक करेंगी तो ऑप्शन आएगा आगे। नहीं आ रहा फिर भी। करके दिखा दे। हाँ चलें, ये आईटी का कोर्स भी मैं ले लेता हूँ इनको बोल के।
अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। इससे पहले रहता था कौन सा? थानवी रहती। हाँ तो वो इसी में। अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। ये देखें, बात हो रही थी नेशनल हीरोज़ की। लाइट ऑफ कर दो, पीपीटी से। हाँ, आगे वाली ना? कहाँ से होगी बताओ? ये कौन सा बटन है? बस सही है। नहीं नहीं नहीं, पीछे वाले तो दो तीन, बस सही है। इतना ठीक है, सही है। अच्छा भाई, नेशनल हीरोज़ की बात कर रहे हैं। उनमें मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब का भी नाम है, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहीमुल्लाह का भी नाम है, और भी दीगर उलमा इकराम का नाम आगे आ रहा है। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब, इनके भी ज़िंदगी के हालात इधर बता रहे हैं, कब पैदाइश हुई, कब वफ़ात हुई, इनकी क्या जो है सर्विसेज थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए। अल्लामा वो अपना कायद-ए-आज़म साहब जो हैं, इनसे अक्सर मशवरा किया करते थे। तो ये जूम ना, जूम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। ऑल्टर प्लस से होता है जूम ना। देखें, इस पे तो आ नहीं रहा स्क्रीन पे। ये डबल क्लिक भी किया था मैंने, ये आ गया। ऑल्टर प्लस से आया। अब देखें, सही है, कदरे बेहतर है, पढ़ें फिर अगर सही है तो। पढ़ लिया था ये, तो आगे चलते हैं फिर। मौलाना अशरफ अली थानवी, चले भाई, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमुल्लाह कायद-ए-आज़म के दौर के ही ये एक बड़े आलिम दीन, सूफ़ी बुजुर्ग, अल्लाह वाले, फ़िक़्ह के माहिर, मास्टर यानी पीएचडी किए हुए, जो फ़िक़्ह के अंदर होती है कुरानिक लॉस में। कायद-ए-आज़म से मुलाकात नहीं हुई इनकी, लेकिन ख़त किताबत चलता रहा। बिल्कुल कायद-ए-आज़म वाले जो ज़िंदगी में उनके हालात थे, वही अंदाज इनके भी थे। अल्लाह ताला ने तकरीबन दोनों को एक जैसा बनाया था, जैसा वो सोचते थे वैसा ये भी सोचते थे। तो कायद-ए-आज़म का खुद ये कहना है इनके बारे में कि थानवी, अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह, ये इन्होंने खुसूसन जो है रूहानी एतबार से और दीनी लाइन के एतबार से मुसलमानों के अंदर इस बात का जज्बा पैदा किया कि वो एक अलग रियासत तलब करें। और कायद-ए-आज़म ने सियासत की लाइन में जो है मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाया कि सियासी प्लेटफॉर्म से उन्होंने मेहनत करी, और दीनदारी के प्लेटफॉर्म से जो है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमुल्लाह ने ज़बरदस्त मेहनत करी। और ये दारुल उलूम के जो है, एक देखा जाए तो बहुत ही कमज़ोर तालिब इल्म थे अपने बचपन में। हाँ, देवबंद, दारुल उलूम से मतलब ये कोरंगी वाला नहीं, देवबंद जो उस वक्त हिंदुस्तान का एक बड़ा मदरसा समझा जाता था, देवबंद से मशहूर था।
इंडिया देवबंद। तो वहाँ के ये एक बहुत कमज़ोर तालिब इल्म थे, इनके अपने वालिद साहब भी वहाँ के एक उस्ताद थे, और लेकिन उसके बावजूद जो है अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर, क्योंकि कुन जहन जो होता है उसको उसके रूहानी असातिज़ा तरीक़ेकार बताते हैं शार्प माइंडेड बनने के, और दिमाग तेज़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है गुनाह को छोड़ देना। जब आदमी गुनाह छोड़ देता है तो वो अपने दिमाग के एतबार से अल्लाह ताला उसकी छठी हिस्स को भी खोल देते हैं, सातवीं हिस्स भी खुल जाती है उस पर, वो भूलता नहीं है कभी भी किसी चीज़ को। सदियों की बातें उसको याद रहती हैं और कुछ लम्हों की बातें भी उसको याद रहती हैं, मजाल है कि वो कुछ भूल जाए। बहरहाल एक अल्लाह वाले ने भी, एक शख्स साहब जो है वो उन अल्लाह वाले को चाय दे रहे थे या कोई चीज़ पेश कर रहे थे, तो हाथ लड़खड़ाया, तो उन्होंने फरमाया कि भाई इसका मतलब है तुमने फजर की नमाज में कोताही की है या तो पढ़ी नहीं है। उन्होंने कहा वाकई यही बात है, आपको कैसे पता चला? तो फरमाया कि ये जो तुम लड़खड़ाए हो ना, ये हमारा दीन इस पे निशानदेही करता है कि आदमी लड़खड़ाता कब है? जब वो इबादत सही से नहीं करता। हत्ता कि आप अगर वज़ू सही नहीं करेंगे तो जमात में आपकी वजह से इमाम को भी साहब हो जाएगा, यानी कि भूलेगा वो, हालांकि उसकी अपनी गलती नहीं होगी, आपकी गलती से ऐसा होगा। तो शार्प माइंडेड तेज़ दिमाग बनने का सबसे बेहतरीन फार्मूला क्या है कि इंसान गुनाहों से अपने आप को बचाए, अल्लाह ताला उसके दिमाग को तेज़ कर देते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने जितनी किताबें लिखी, आज लोग हैरान हैं। इनके बाद मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह आए, उन्होंने जितनी किताबें लिखी, जितनी हदीसें उनको अपनी ज़िंदगी में याद थी। एक साहब आकर कहने लगे, हज़रत मैंने सुना है कि मौलवियों को बड़ी हदीसें याद होती हैं, लोग ऐसे उड़ाते हैं, बातें करते हैं, लाखों हदीसें याद होती हैं, बताएं मुझे किधर किसको याद होती हैं? अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, आओ बेटा बैठ जाओ, मैं तुम्हें 1 लाख से ऊपर हदीसें अभी सुनाता हूँ, सुनना शुरू कर दो। तो वो भागा कि भाई ये तो फिर कोई इंसान नहीं लग रहा, ये कोई और ही चीज़ है। हालांकि मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह इंसान है, लेकिन ये सलाहियतें, ये ताकतें, ऐसी ऐसी किताबें लिख दी और इतनी मिकदार में लिख दी कि अंग्रेज़ भी हैरान है कि हम इतने जदीद दौर में आज का इंसान इतना कुछ नहीं लिख सकता। ये तो पुराने दौर में उन्होंने इतना कैसे लिख के चले गए, इंसान की जो ज़िंदगी का निचोड़ निकाला, तो हैरान रह गए कि ऐसे इतना मवाद जो ये लिख कर चले गए, इतना लिखने के लिए हम जैसे इंसान की 50 ज़िंदगियाँ चाहिए कि 50 दफ़ा जन्म हो तो फिर जाके हो सकता है इतना हम शायद लिख पाएँ। तो क्यों लिख सके? वही सारी सलाहियतें जो उन्होंने अल्लाह से हासिल करी, अल्लाह से मांगी, अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, तो अल्लाह ने उनको ये सारा कुछ अता फरमाया। बात समझ में आ गई? अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की ज़िंदगी का एक लास्ट टाइम क्लास में किसी ने सवाल भी किया था। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह इतने काबिल तरीन आलिम दीन थे कि इनके मुतालिक लोगों ने इनको काफिर भी करार दिया, और ये होता है क्योंकि आपका जो अपना स्टैंडर्ड है ना, उससे अगर बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड की कोई बात करे और वो आपको हजम ना हो तो आप क्या करते हैं? वोमिट कर देते हैं। वोमिटिंग हो जाती है ना इंसान को। भाई अगर उसने ऐसी कोई चीज खा ली कि उसका मैदा उसको हजम नहीं कर पा रहा, तो अब वो दो ही काम करता है, या तो उसको हजम करने की कोशिश करता है, किसी भी तरीके से हाजूमुला खाएगा या कोई बोतल पिएगा या कुछ ना कुछ करेगा, और अगर फिर भी नहीं होगा तो क्या करेगा? आखिर में वोमिट करके उसको बाहर निकालेगा। यही उसका इलाज है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप क्लास 1 या 2 के बच्चे से 9, 10 मैट्रिक की बातें करेंगे तो वो क्या करेगा? आप पर हंसेगा, उसको ये चीजें समझ ही नहीं आएंगी। ऐसे ही मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को अल्लाह ताला ने ऐसा मकाम दिया था, जो इन्होंने बाज़ ऐसी बातें फरमाई और अपनी किताबों में लिखी भी, उनको दीगर मज़ाहिब वालों ने कुफर के अंदर तब्दील कर दिया और इनको काफिर कहना शुरू कर दिया। हालांकि ये बहुत पाए के आलिम दीन गुजरे हैं और अल्लाह ने इनको बड़ा ऊंचा मकाम दिया था। एक मौके पर दुनिया का बहुत बड़ा मसला रोज़े रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन खड़ा हुआ। अरबों ने पूरी दुनिया से बड़े बड़े उलमा को इकट्ठा किया और ये फैसला था उनका
तमाम दुनिया के उलमा को बिठा के कि भाई ये जो गुंबद खिज़रा है इसको हम तोड़ लें, इसको ढा देंगे, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारी बिदअतें फैल चुकी हैं पूरी दुनिया में। तो बेहतर ये है ये जो ग्रीन कलर का गुंबद है इसको तोड़ दिया जाए। और ख़ुद इस गुंबद के नीचे सोने वाले नबी ने खुद अपनी ज़िंदगी में बात फरमाई थी कि मज़ार बनाना हराम है, किसी का भी मज़ार बनाया जाए, हत्ता के कब्र को भी पुख्ता करना, मजबूत करना क्या है, हराम काम है। तो ये खुद इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर के ऊपर कैसे बन गया, तमाम उलमा ने फैसला किया। जी सर, मतलब ये मतलब सही बात नहीं है या हराम है, मतलब कम्प्लीटली कि आप कब्र बना रहे हैं? कब्र को पक्का करना हराम है। एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर फॉर एग्जांपल ये मसला कि किसी ऐसे क्लाइमेट जहाँ क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा होता है और वहाँ पर कब्रिस्तान ऐसी जगह पर जहाँ पर ये खर्चा है कि नाम और निशान मिट जाएगा कब्र का, ये तो अच्छी बात है। ये हो जाएगा कि नाम और निशान मिट जाना अच्छी बात है। बेहुरमती नहीं होती। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि एक कब्र से क्या होगा, 70 मुर्दे उठ रहे होंगे रोजे क़यामत। जब हाँ सूर फूका जाएगा, पहले सूर में जो जिंदा हैं वो सारे मर जाएंगे, दोबारा जब इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर में फूकेंगे तो सारे जागेंगे, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जागेंगे। बहरहाल वो तफसीली हदीसें हैं। सर, गुंबद खिज़रा हुजूर की उसमें नहीं, जिंदगी में नहीं बन गया था? गुंबद खिज़रा जो था ना, ये असल में गुंबद नहीं था। पहले नबी अलैहिस्सलाम की अपनी हयात में, ज़िंदगी में ये आपका क्या था, घर था। तो जब आपका इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, तो फिर ये फैसला हुआ, पता चला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात खोली उस दिन के, भाई मैंने इन्हीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि नबियों की जब भी विसाल होगा उनको उनके मकाम पर, घर पर ही तदफीन किया जाएगा, यानी कि दफन किया जाएगा। तो यही मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने आखिर में बात समझाई थी कि भाई ये बात है असल, कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पहले से आपका घर बना हुआ है, तो इसीलिए आपने तो कब्र बनने के बाद बनाना मना फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने इनको ऐसा इल्म दिया था, वरना तमाम उलमा ने यही फैसला कर लिया था कि इसको तोड़ दिया जाए, बेहतर यही है। मौलाना कब्रिस्तान में हाँ देखे, शरीयत का जो कानून है ना, शरीयत का जो उसूल है वो यही है कि कब्रिस्तान को बिल्डोज़र फेरें, बराबर कर दें और नई कब्रें उन्हीं की जगह पर दोबारा बनाई जाएं। यही सारा काम क्या होता है, कहाँ पर होता है, सऊदी अरब में भी जो 2 मुबारक कब्रिस्तान है वहाँ पर यही होता है। जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला के अंदर वो बिल्डोज़र फेरते हैं, सब बराबर कर देते हैं, ज़मीन से लेवल करके, और नई कब्रें बनती हैं। इसीलिए तो लाखों करोड़ों लोग वहाँ तदफीन हो चुके हैं, यानी कि कब्र में जा चुके हैं। आपके यहाँ कब्रें इतनी महंगी क्यों हैं? क्योंकि आप इस्लाम शरीयत पे अमल नहीं करते। भत्ते दे दे के भी लोग, बदमाशों के ज़रिए पर्चियाँ बनवा के भी लाख की कब्र 70,000 में ख़रीद के बड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, मदारिस खुले में बनात के वहाँ जाए पढ़ें। हाँ बिल्कुल, ये भी पढ़ाया जाता है वहाँ, ये भी पढ़ाते हैं बिल्कुल। वो आपको हर सब मार्क्स क्यों मिलेंगे? अगर आप जो देखें यहाँ पढ़ लें हमसे और पेपर में इसी तरह लिखते हैं तो सही है, बिल्कुल हम आपको मार्क्स देंगे, हम क्यों आपके दुश्मन थोड़ी हैं। बहरहाल चले मौलाना अबुल कलाम साहब को पढ़ें जल्दी से इबारत। A member of Indian National Congress regrets that he did not accept Congress presidency in 1946, which led Nehru to assume that office and give the statement that could be exploited by the Muslim League for creation of Pakistan and withdrawal of its acceptance of the cabinet plan. That in this days, an Indian union of all the provinces and states of the subcontinent with safeguards of minorities. हाँ देखे, मौलाना अबुल कलाम इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक रुकन थे, ठीक है। और इनको ये कहते हैं कि मुझे इस बात का अफसोस है कि 1946 में 1946 में
एक ओहदा ज़बरदस्त जो मुझे दिया जा रहा था, मैंने वो लेने से इनकार किया था। मसला वही था, बात वही कौमियत की थी, जिसकी वजह से इन्होंने भी वो ओहदा हासिल करने से इनकार किया था। फिर वो ओहदा जो है एक गैर मुस्लिम को मिला, यानी कि हिंदू को। ज़ाहिर है ये उसके अहल थे उस ओहदे के, लेकिन इन्होंने जब उससे इनकार किया तो वो ओहदा मजबूरन जो है फिर उन्होंने दूसरे एक हिंदू को सौंपा। तो फरमाते कि मुझे इस बात का फिर बहुत अफसोस रहता था। वो नेहरू था जिसको हिंदू आदमी था, जिसको हाँ तो मैं मजबूरन दिया था, वरना इनको उनकी तरफ से वो ओहदा दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने इनकार किया, जिसकी वजह से वो ओहदा उनको दिया गया। बाद में नेहरू ने फिर उसका गलत इस्तेमाल किया और गलत बयानात दिए मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं को और ज़्यादा उसने उकसाया, जबकि उसके पास तो एक बड़ी सीट भी आ चुकी थी। पाकिस्तान की जो एक शक्ल सूरत बन रही थी, तश्कील हो रही थी, उसके अंदर भी उसने फिर रुकावटें बहुत ज़्यादा पैदा की। तो इसीलिए इनको इस बात का भी बाद में अफसोस रहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह ये भी पाकिस्तान के बनाने में बहुत आगे आगे पेश थे, और फिर भी उसके बावजूद, जबकि इनको ये ओहदा अगरचे इन्होंने ठुकरा दिया था, उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान के बनने में जद्दोजहद करते रहे, कोशिश में लगे रहे। आगे देखते हैं इसमें से और कौन सा रह गया था। नहीं, कोई ना कोई रहता है। शेख अब्दुल हक साहब रहते हैं, ये रहे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, जो कि हदीसों के माहिर तरीन शख्स हैं, एक बड़े आलिम दीन है। इनकी पैदाइश जो है वो दिल्ली की है 1551 में, 1551 में ये पैदा हुए हैं, और इनका इंतकाल हुआ है 1642 में दिल्ली के अंदर ही। जिस जगह ये तदफीन हुई है वो हौज़ शमसी कहलाता है। बस इनकी इतनी इन शॉर्ट ही डिटेल है। हौज़ शमसी जिस जगह पर इनकी तदफीन हुई है, क्योंकि बहुत से अल्लाह वालों की तदफीन भाई कब्रिस्तानों में नहीं हुई। बहुत से अल्लाह वालों की, जैसे हमारे एक उस्ताद का इंतकाल हुआ इधर ही, नुस्रा भुट्टो कॉलोनी करीब है ना यहाँ से, तो उनकी तदफीन किसी भी कब्रिस्तान में नहीं हुई, मस्जिद के साथ ही उनको तदफीन कर दी गई, यानी कि वहीं कब्र उनकी बन गई। अभी भी आप चले जाएं, वहीं पे कब्र है हमारे उस्ताद की। नमाज तो वो मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं, ये मैंने बताया कि मस्जिद से साथ ही बाहर की जगह है, तो मस्जिद के साथ ही बाहर की जगह पे हाँ, इस तरीके से बहुत सी लोगों की तदफीन होती है। शेख अहमद सिरहंदी रहमहुल्लाह, इनका नाम क्या है? शेख अहमद सिरहंदी, ये रहा। इनके भी थोड़ा बायोग्राफी जिंदगी देख लें। ये पैदा हुए 26 जून को 1564, पंजाब सिरहंद एक गांव है, उस जगह का नाम है, इसीलिए इनके नाम में सिरहंदी भी जुड़ा हुआ है। आगे पढ़ें, नजर आ रहा है सही? रोशनी कहाँ से? अब कहाँ से रोशनी आ गई? वो तो प्रोजेक्टर की लाइट है। एक सेकेंड, नहीं वो प्रोजेक्टर की लाइट है। जूम करूं इसको? जूम करूं क्या? तो क्या जूम कर लेते हैं। चले भाई, चले। He was an Indian Islamic scholar, a Hanafi. चलें पढ़ें। He was an Indian Islamic scholar, a Hanafi jurist, and a prominent member of Naqshbandi Sufi. नक्शबंदी सिलसिला है, जो कि क्या है, एक सूफियाना सिलसिला कहलाता है। तकरीबन 7 से 8 सूफियाना सिलसिले हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर जुड़ जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत फरमाई,
और आपके नक्शे कदम पे जो आगे ताबीन चले, सहाबा चले, तो वो सिलसिला नक्शबंदी है। आगे आकर वो नक्शबंदी सिलसिला है, असल में इनसे नहीं शुरू हुआ, इन्होंने तो उसको तरवीज दी, आगे फैलाया। जैसे हम कुरान हदीस को आगे फैला रहे हैं या हम पाकिस्तानी स्टडीज को आगे फैला रहे हैं, तो पाकिस्तानी स्टडीज हमने थोड़ी बनाई है, ये तो सिलसिला जो पहले हुआ है हकीकत में या झूठ में, वो सब है, वो चल रहा है। इसी तरह कुरान और हदीस जो हकीकत में, वो हम आगे पहुंचाते हैं, तो हम एक सोर्स है ओनली, हम एक जरिया है बस। बाकी ये सिलसिले कहाँ से जुड़ रहे हैं? जैसे नक्शबंदिया सिलसिला है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से जुड़ता है जाकर। आगे चलें, तो ये इन्होंने आगे नक्शबंदिया सिलसिला फैलाया। He has been described as a Mujaddid al-Thani, meaning the reviver of the second millennium, for his work in rejuvenating Islam and opposing the dissident opinion prevalent in the time of Mughal Emperor Akbar. इनको मुजद्दिद सानी भी कहा जाता है, यानी कि पूरी सदी का जो 100 साल की है, उसके अंदर अल्लाह ताला कोई एक इंसान जरूर ऐसा पैदा करते हैं हमेशा, जो कि क्या करता है? दीन का इह्या करता है, यानी कि मरे हुए दीन को दोबारा से जिंदा कर देता है। ये काम इन सूफी बुजुर्ग ने करके दिखाया, जो कि टॉप क्लास के नक्शबंदी सिलसिले के एक बड़े सूफी बुजुर्ग आलिम दीन थे। चले आगे। By early South Asian scholarship credited him for contributing to conservative trend in Indian Islam. More recent works. अच्छा, जो इनके वक्त का मुगल शहंशाह अकबर था ना, उसकी भी बहुत सी मुखालिफ राय थी, कुरान और हदीस के खिलाफ थी, उसके खिलाफ भी जिहाद इन्होंने ही किया, उसकी मुखालफत भी इन्होंने अपने सूफियानिज़्म तरीके से करके दिखाई। आगे चलें। वाइल्ड अर्ली साउथ एशियन स्कॉलरशिप पूरा पढ़ लिया, चलें। इनकी पैदाइश 26 जून 1564 1564 की है और इंतकाल 1624 में है, 1624। 60 साल की जिंदगी तकरीबन बन रही है। मुगल इंडिया का दौर है, मुगल सल्तनत का। इस्लामिक लॉस, इस्लामिक फिलॉसफी के ये बादशाह हैं, माहिर हैं, नक्शबंदी सिलसिले के उस वक्त के अमीर हैं, यानी कि उसको चलाने वाले हैं, नक्शबंदी सिलसिले को हकीकत में फैलाने वाले ये हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मुस्लिम इन इंडिया हैड बिकम सो डेफिशिएंट। पढ़ें। मुगलिया दौर तो असल में वो हुई थी ना, क्या कहते हैं उसको उर्दू के अंदर, अपने लोगों ने जो है वो की थी, मुखबरियाँ की थी, तो उसके नतीजे में ये मुगल सल्तनत ख़त्म हुई थी। बहरहाल वो पूरा फिर चैप्टर है, वो आएगा इंशाल्लाह आगे, उसको देख लेंगे। चले भाई, चले आगे। सिरंदी का मज़ाक। खामोश हो जाए साहब। भाई ये वक्त ऐसा था जब ये नक्शबंदी सिलसिले के सूफी मौजूद हैं कि लोगों का और खुसूसन उलमा की तरफ से भी दीनदारी में लोग और उलमा बहुत पीछे हट चुके थे। जब बात कोई दलील से की जाती थी तो दलील में बात क्या पेश की जाती थी? किसी भी बुजुर्ग का, अल्लाह वाले का, वली का कोई ना कोई मौज़ा पेश किया जाता था। कुरान हदीस से दलील नहीं दी जाती थी। जब भी जिस दौर में ये चीज़ शुरू हो जाती है, वो कौम क्या होना शुरू हो जाती है? नाकाम होना शुरू होती है। क्योंकि भाई मुसलमान तो किसकी बेस पे पनपता है, किसकी बेस पे ज़िंदगी गुजारता है? लाइफ अपनी जो गुजारता है वो कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। हाँ जी, पहले एक्ट करेंगे या विटी पहले करेंगे? आ जाए। ये कह रहे एक्ट करके दिखाएंगे पहले। चले भाई। 4 दिसंबर को IUNC ने कवाली नाइट अरेंज करी है, सूफी नाइट 3.0। हर साल हमारा कैंपस इस तरह की एक सूफी नाइट अरेंज करता है जो बिगेस्ट सूफी नाइट ऑफ द ईयर होती है। इसके पासेस जो है वो फ्रंट डेस्क पे कैंटीन के सामने अवेलेबल है।
और 700 का एक पास है। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है आप लोग वहाँ पे आ जाएं, सिर्फ सॉल्व कर दिया जाएगा। 4th of December Sunday 6 PM onwards इवेंट की और डिटेल्स सिर्फ आईयू वालों के लिए आउटसाइडर को अलाउड नहीं। मेरा ख्याल है नेक्स्ट संडे जी सर पढ़ रहे हैं। और फैकल्टी के लिए क्या है वो है? सर वो अच्छा सही, ठीक है, जज़ाकल्लाह। सर इसलिए हमारे इल्म में क्या सर हाँ सर इसलिए हमारे इल्म में क्या इजाफा होगा, क्या फायदा होगा? ये जो करा है एक्टिविटी मैं दादा नहीं समझा के देखो फिर कर डिलीट ये मेरा ख्याल है ये वही है जो कवालियाँ गाते हैं। जी सर कवाली गाना और कवाली सुनना हराम है और हाँ बचना चाहिए भाई इन चीज़ों से। और सर रात 12-1 बजे चलती है। वो काम ही ऐसे ही है रात का, गलत है। लेकिन शरीयत में इस्लाम में ना सख्ती है बहुत इन चीज़ों को लेके। बहरा चले भाई, कहाँ तक हो गया था? ड्यूरिंग दिस पीरियड द मुस्लिम इन इंडिया हैड बिकम सो डेफिशिएंट इन द नॉलेज ऑफ ट्रू इस्लाम। ये बात हो गई। मैं आपको बता रहा था कि देखें, करामतों पर ज्यादा फोकस किया जाता था, मोजज़ात के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाने लगा, कुरान हदीस से दलाइल पेश नहीं की जाती थे। यही सूफी अल्लाह वाले बुजुर्ग थे जिन्होंने किस बात की मेहनत करी कि मुसलमानों के अंदर कुरान को आम किया जाए, हदीसों को आम किया जाए। अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ने, तो इनकी असल मेहनत ये थी, अगर मुसलमान कुरान हदीस के साथ जुड़ जाएंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी, वरना वो एक अलग रियासत बनाने के लिए जितनी जद्दोजहद कोशिशें करते रहे, अगर कुरान की दलाइल उनके पास नहीं हुए तो वो एक अलग रियासत के लिए फिर जिहाद भी नहीं करेंगे। यही वजह है कि हमारे बड़े बूढ़े भाई क्या करके आए हैं, जाने नजराने पेश करके जिहाद करने पे कैसे तैयार हुए कि उलमा ने उनको इन चीज़ों के लिए तैयार किया। और आप अगर देखेंगे अपनी नस्लों में भी पीछे जाकर बड़ों से मालूम करेंगे तो पता ये चलेंगी चीज़ें कि उन्होंने भाई अपनी जिंदगियां पेश की हैं, कैसे कैसे नुकसानात उन्होंने उठाए हैं। इस पाकिस्तान को बनाने के लिए बड़े मसाइल से दो चार हुए हैं, फिर जाके ये एक अलग रियासत आपको हासिल हुई है। देखें यहाँ से ये अगर आप इसको, बहरहाल यहाँ ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वरना हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है। एंटर स्टूडेंट प्रीव्यू जी, हाँ वो अभी मैं बता रहा हूँ। ये देखो एंटर हो गए हम स्टूडेंट प्रीव्यू पे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास असाइनमेंट होगा, लेक्चर में था ना, हमने लेक्चर में अपलोड किया है। ये देखो ये है असाइनमेंट। जब आप इसमें चले गए ये आ रहा सबमिट का ऑप्शन, यहाँ से आप ब्राउज करके अपनी फाइल अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे यहाँ से। सर एक ही अटेम्प्ट आया था, वो मैंने फाइल सबमिट की, वो क्वेश्चन फाइल ही सबमिट होती है, फाइल अटैच करने का ऑप्शन नहीं आया मेरे पास, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अच्छा ये वैसे मैंने तो अनलिमिटेड वो दिया है, सर एक ही अटेम्प्ट, दोबारा इसको हम कर देंगे अनलिमिटेड। कौन से बुजुर्ग का नाम रह गया आप बता रही हैं? कौन रह गया है, नाम क्या है, नाम बताएं कौन रह गया है? हाँ कहाँ पर है देखें, ये रहे सैयद अहमद शहीद बरेलवी, जो कि बरेली एक जगह है, मकाम है, वहां के रहने वाले हैं। पढ़े भाई इसको, सैयद अहमद शहीद बरेली। Sayyid Ahmad Shahid was born at Rais, Bareilly in 1786. He was greatly influenced by preaching of Shah Waliullah and was staunch follower of his son Shah Abdul. बातें नहीं करें। Over the decline of Muslim and earnestly desired to see the restoration of Islamic supremacy in India. हाँ जूम कर रहा जूम का आ ही नहीं रहा, वही तो मैं देख रहा था। कहाँ डबल क्लिक करूं? हाथ से करूं कि इससे करता रहा, हो ही नहीं रहा।
पहले तो करने पे आया था, अब आ गया। चले जी। The purpose of Sayyid Ahmed's life and struggle was not only confined to the spread of Islam by preaching and persuasion, but he believed in taking practical steps for this purpose. The main purpose before Sayyid Ahmed and his followers was the establishment of a state which was based on Islamic principles. In the time of Sayyid Ahmed, Punjab was under Sikh regime of Ranjit Singh, who was widely known all over India for his oppressive and tyrannical rule. The Muslims suffered heavily under his rule and were denied liberty and freedom to profess and practice their religion. The NWFP had also fallen to the Sikh domination and was included in the Sikh बातें नहीं करें। The Sikh, however, had not been able to establish a stable government. राय बरेली में इनकी पैदाइश हुई 1786 के अंदर, और शाह वलीउल्लाह रहमुल्लाह के बहुत ज़्यादा मुक़ल्लिद थे ये, यानी कि पैरवी करने वाले थे उनके तरीके के मुताबिक। अपने बेटे शाह अब्दुल अजीज़ के भी सख्त पैरोकार थे। सैयद अहमद मुसलमानों के ज़वाल पर बेहद मायूस थे और हिंदुस्तान में इस्लामी बालादस्ती की बहाली को भी ये देखने के बड़े ख्वाहिशमंद थे। अपनी ज़िंदगी में इन्होंने ज़्यादा मेहनत तबलीग को फैलाने में की है और मुसलमानों को इस्लाम की तरगीब देने के लिए, उसकी इशाअत करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। अमली इक़दामात यानी कि इन प्रैक्टिस इन्होंने मुसलमानों को जो है उनका मकसद सिखाया कि भाई आपका असल मकसद क्या है, कि एक अलग रियासत का क़याम होना जिसकी बुनियाद इस्लामी उसूलों पर हो। सैयद अहमद के ज़माने में पंजाब रंजीत सिंह की सिख हुकूमत के मातहत था, उसकी हुक्मरानी चल रही थी जो अपनी जाराना और जाबराना हुक्मरानी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था, और इनको भी उसकी वजह से बहुत से नुकसानात उठाने पड़े थे, क्योंकि जाहिर है एक हिंदू इस्लाम के कभी भी मफाद में नहीं चलता बल्कि उसकी मुखालफत में चलता है। तो उनके ख़िलाफ़ यानी कि हिंदुओं के ख़िलाफ़ भी इन हज़रत ने ही, सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमुल्लाह ने एक महाज खड़ा किया मुसलमानों के अंदर कि भाई ये कुफ्र है और इसके ख़िलाफ़ जो है वो जिहाद करना तुम पर फ़र्ज़ है। यानी कि एक अलग रियासत हासिल करने के लिए अगर तुम्हारी जान भी चली जाती है तो तुम कौन हो, शहीद कहलाओगे। एक अलग रियासत को कायम करने के लिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि बहुत से उलमा इस चीज़ की बात अभी नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने इस जिहाद की बात को खुलकर मुसलमानों के सामने रखा। बात समझ में आ गई? तो इनका ताल्लुक कहाँ से था? राय बरेली से। और सैयद अहमद रीच नौशेरा इन दिसंबर 1826 एंड एस्टेब्लिश हिज हेड क्वार्टर। जब ये बहुत ज़्यादा तंग किए गए उस जगह से, तो इन्होंने अपना मरकज़ इस जगह पे बनाया। कौन से सन में? 1826 के अंदर। बहरहाल वक्तन फ़वक्तन ये हिंदू रियासत के ख़िलाफ़ जो है अपने महाज खड़े करते रहे, जिससे मुसलमानों को बड़ी तक़वियत मिली, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, क्योंकि मुसलमान अभी तक क्या कर रहे थे? जुल्म और सितम सिर्फ बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन इन्होंने उनको इस चीज़ के लिए खड़ा किया कि भाई अब बर्दाश्त सिर्फ नहीं किया जाएगा बल्कि जवाब भी दिया जाएगा, और तुम मुसलमानों के पास ऐसी अलग इस्लामी रियासत हासिल करने के लिए जिहाद का रास्ता मौजूद है, इसलिए तुम भी उनसे लड़ोगे अपनी जान माल की, इज्जत आबरू की, बीवी बच्चों की, सबकी हिफाजत के लिए तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा? ये काम करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो तोड़ दी तलवार और हाथ में लिए बल्ले, और बेटियां लुटती रही और हम दुआएं करते रहे। ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है। असल दीन जो हमने बना लिया, हमने समझ लिया, वो दीन नहीं है। असल दीन क्या है भाई? जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें पहुंचाया है, वो दीन है कि आप दुआएं नहीं करें, इबादत छोड़ दें भले, लेकिन आपने इज्जत आबरू की हिफाजत करनी है। बात समझ आ रही है? तो हमारे तो भाई सामने क्या हुआ है, आंखों के लुट गई बेटियां, बेच दी गई, दे दी, चली गई, और क्या हालात है हमें पता है अच्छी तरह, और पूरी दुनिया में भी इस वक्त क्या हालात हैं वो हमें पता है अच्छी तरह। और हम कितने सुकून से बैठे हुए
अगर देखे हम कुछ नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। एक काम हम जरूर कर सकते हैं जो ना करने वाला भी कर सकता है, कि आप ये कहें कि भाई हमारी रियासत में तो कोई जिहाद नहीं है ना, हमारे इधर के मुसलमान तो सुकून में है ना, हम तो अयाशी में है ना, हम तो नाच रहे हैं, हम तो ढोल बजा रहे हैं ना, कवालियां गा रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं फुल नाइट। वो तो उधर का मसला है ना, वो लोग जाने, वो देखें। नहीं 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 नहीं, आपकी पकड़ किस चीज पे होगी कि आप इन मस्तियों में क्यों लग गए, इसको आपने छोड़ना था, और आप दुआओं के अंदर क्यों नहीं लगे। तो भाई ये फरिश्ते, ये फिजाएं, ये हवाएं, ये मौसम, ये जो ज़मीन है, ये जो आसमान है, ये अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, चीखता है, पुकारता है कि अल्लाह ये क्या कर रहे हैं आपके बंदे। तो आप ज़रा हमें अभी इजाज़त दें, हम इनको देखें कैसे ख़त्म करते हैं। 2 सेकंड नहीं लगने, हवाएं उठा के पटकेंगी, 2 मिनट में जो है ना कचूमर निकल जाएगा। और ये ज़मीन अगर फट जाए, हम अंदर चले जाएं, तो कोई बचा सकता है? कोई नहीं। लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं फरिश्तों को कि वो देखो ज़रा इकरा यूनिवर्सिटी के पास वो जो छोटा सा मस्जिद है, उधर जो मदरसे में एक बच्चा अल्लाह का नाम पढ़ रहा है, उसको उस्ताद पढ़ा रहा है, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो देखो उस पर मुझे बहुत प्यार आ रहा है। उसकी वजह से सारे इकरा वाले भी मैं बख्श देता हूँ, इनको मैं पकड़ नहीं करता। अल्लाह इस वजह से माफ़ कर देता है, मौलवियों के चक्कर में आप बच जाते हैं। ये यकीन करो, खुदा की कसम, ये मौलवी नहीं हो, ये अल्लाह हमें दूसरा दिन भी नहीं लगेगा, उल्टा लटका देंगे और हमें अपनी औकात पता चल जाएगी 2 सेकंड में। ये वो नेक लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह हमें भी छोड़ देता है और अल्लाह को प्यार आता है उनके कामों पे, तो इस वजह से हम बच जाते हैं। बहरहाल चलें आगे देखते हैं यार, ये तो बहुत। लेक्चर 3 है आपका, डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बनाने में जो मुश्किलात दरपेश हुई, जो प्रॉब्लम सामने आई, खड़ी हुई, बहुत सारे मसाइल थे। इस पर आपसे जो है ना हम इंशाल्लाह क्विज भी ले लेंगे, इसी से रिलेटेड है, जल्दी लेंगे इंशाल्लाह। यार ये वो पढ़े, कोई नजर आ रहे सही? अरे भाई क्या हो गया? पाकिस्तान came into existence. नहीं हो रहा, इतना नहीं है। पढ़े भाई, हाँ आप आ जाओ, चले पढ़। Pakistan came into existence on 14th August 1947. The last Almost. Friday of the holy month of Ramadan. A day to bring the Muslims attached great sanctuary. The emergence of Pakistan after a long and जाए ठीक, चले चले पेपर पे लिख के दे जाना। चले चले पढ़ो, जो जिसको भी जो भी पढ़ा लिखा है, जल्दी जल्दी पढ़ो, टाइम नहीं है। Pakistan came into existence on 14th August 1947, the last Friday of the holy month of Ramadan. A day to भाई पाकिस्तान जो है ना बहुत मुबारक महीना रमज़ान का, और 27वीं शब को इस मारज़ धरती पे वजूद में आया। अल्लाह ताला ने जिस दिन ये पाकिस्तान हमें दिया ना, वो दिन ही आप देख लें कि हमारे भी ईमान के एतबार से, इस्लाम के एतबार से, दीन के एतबार से वो एक मुक़द्दस दिन कहलाता है, हम उसको बहुत मुक़द्दस समझते हैं। तो अल्लाह ने उस दिन हमें ये एक आज़ादी दी, एक तवील और सख्त तहरीक आज़ादी के बाद पाकिस्तान का मारज़ जो है ये वजूद में आया, हमें एक रियासत नज़र में आई। दर हकीकत ज़िंदगी के जमहूरी तसव्वुर की एक अजीम फतह थी कि जिसके लिए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। आगे चलें। The emergence of Pakistan after a long and strenuous freedom movement was in fact a great victory of the democratic idea of life. The British and the Hindu were last had to surrender before the exemplary struggle of Muslims of India and accept the demands of partition of India. भाई अंग्रेजों और हिंदुओं ने ना आखिरकार पूरी कोशिश कर ली, पूरी अपनी ताकत लगा ली कि किसी भी तरीके से
मुसलमानों को एक अलग रियासत ना मिल सके जितना वो कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों के इस जिहाद को भी देख लिया, पहले तो बर्दाश्त कर रहे थे ना, तो उस जिहाद को भी जब देख लिया तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और अपने दिल को इस बात से तसल्ली दी कि भाई अगर ये एक अलग रियासत बन भी जाएगी तो देखना हम इस रियासत को अलग होने के बावजूद भी ख़त्म करके दिखा देंगे, किसी ना किसी तरीके से हम इसको दोबारा तोड़ के दिखा देंगे। क्योंकि इस तकसीम को हिंदू भी नहीं मानता था और अंग्रेज भी नहीं मानता था दिल से कि ये कैसी तकसीम हुई, ये तो जगह किसकी है, हिंदुओं की है, वो उसको अपनी मिल्कियत समझते थे, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये जगह तो मुसलमान हिंदू आपस में मिलजुल के रहते थे और अक्सरियत में तो कौन थे, मुसलमान थे, हिंदू थोड़ी थे, उनकी अक्सरियत नहीं थी, वो तो माइनॉरिटी में थे। मेजॉरिटी किसकी है, अब भी पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर आप मेजॉरिटी देखें तो किसकी है, मुसलमानों की है, शुरू से वही है। जबकि इन्होंने लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान जो हैं वो पूरी की पूरी बस्तियां जलाकर उनको ख़त्म किया था। उस वक्त जब ये तकसीम चल रही थी बड़े हालात पेश आए, बड़े बड़े वाक़यात जो है वो पेश आए। बहरहाल आगे पढ़ें। जी सर। The Hindus and Congress, however, did not accept the partition from the core of their part and always looked for the opportunities to harm Pakistan. ऊपर से जो कांग्रेस एक जमात थी ना, उसने भी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इन्होंने अंग्रेज़ों की मिली भगत के साथ पाकिस्तान के मसाइल पैदा करना शुरू कर दिए कि ताकि पाकिस्तान जो कि एक नई आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बनना चाह रही है तो ये आगे पनप ना सके, मज़ीद ज़िंदा ना रह सकें। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का गला घोंटने के लिए भी हर मुमकिन तरीके से कोशिश की, हर तरीका अपनाया कि इन इक़दामात की वजह से पाकिस्तान को दर्ज झेल मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स, जो एक आपकी जोग्राफियाई हुदूद थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो खड़े किए गए, बहुत सारे मसाइल डाले गए जानबूझकर भी कि ताकि ये जोग्राफियाई हिसाब किताब से ही ये रियासत जो है वो क्या हो जाए, इल्लीगल हो जाए, कानूनन ही हम इसको एक अलग रियासत मतलब बनने ही ना दें। जाहिर है आपकी कोई हुदूद होंगी, कोई आपका घर की लिमिट होगी कि भाई आपने कौन सा प्लॉट लिया है, आप बोले बस मेरा प्लॉट है, भाई कहाँ से कहाँ तक है, किधर है, उसके एरिया किधर है, कितने गज का है, आपको खुद नहीं पता तो कोई आपको घर वहाँ बनाने देगा, कभी भी नहीं बनाने देगा। तो यही खेल उस वक्त खेला गया। ये मैंने एक प्लॉट से समझाने के लिए बात की, ये तो पूरे मुल्क की बात थी, तो कोई हुदूद मुतय्यन ही नहीं थी, तयशुदा ही नहीं थी, बड़े जियोग्राफिकल प्रॉब्लम। Yes, sir. Pakistan at the time of its independence was a unique country. It consisted of two wings situated at 1,000 miles away with the Indian territory lying in the... हकीकत में जब पाकिस्तान अलग रियासत के तौर पे तकसीम होना शुरू हुआ ना तो ये दो परों पे मुश्तमिल था। क्या मतलब दो परों का, जो 1000 मील के फासले पर वाक़े थे। दो पर यानी कि हिंदुस्तानी इलाका दरमियान में है और ये दो पर अलग अलग हिस्से जो हैं वो तकसीम हुए हुए बटे हुए हैं। वो किस तरीके से, एक अंदाजन मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला पर यहाँ है, दूसरा पर यहाँ पर है और ये इंडिया के इलाके हैं बाज बीच में, ठीक है ना। ये मशरकी पाकिस्तान है और ये मगरबी पाकिस्तान है, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया जो कहलाते हैं। तो वो हाँ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, मशरकी और मगरबी, यानी कि एक तरफ जो है मशरकी पाकिस्तान हो गया और दूसरी तरफ मगरबी पाकिस्तान हो गया, जो 1000 मील के रकबे पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के दो हिस्सों को जोग्राफियाई महल वक़ू ने मुल्क पर मौसर और हमवार तरीके से हुकूमत करना मुश्किल बना दिया। ये एक जोग्राफियाई अंदाज में ऐसा तकसीम हुई रियासत पाकिस्तान की कि जो ऑटोमेटिक देखा जाए तो बीच में पूरे पाकिस्तान के भी अभी कौन मौजूद है, कुछ इलाके ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के हैं। तो ये जानबूझकर भी इस तरीके से ये मसाइल पैदा किए गए। आगे चलें, ईस्ट पाकिस्तान।
As early mentioned, Pakistan at the time of its birth was split into two separate parts, East Pakistan and West Pakistan. East Pakistan was comprised of two of most eastern Bengal excluding Kolkata. It consists of देखे ईस्ट पाकिस्तान जो है ना ये, हाँ ये मशरकी पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान कौन सा है? मशरकी पाकिस्तान, जो कि किस पर डिपेंड कर रहा था? उसमें कौन से ऑटोमेटिक जो इलाके डिवाइड होकर चले गए थे, वो कलकत्ता था, बंगाल था, यानी कि बांग्लादेशी हजरात थे, ज्यादातर देखा जाए तो बंगाली लोग थे, जिनको इस चीज से और कुछ नुकसान भी हुआ। उधर से हिंदू अंग्रेज अपने तौर तरीकों से जोग्राफियाई मसाइल पैदा कर रहे थे, और इधर से पाकिस्तान की किस्मत ऐसी थी कि उसके साथ ये मामला हो गया कि वो दो हिस्सों में इस तरह डिवाइड हुआ कि एक ईस्ट पाकिस्तान बना, दूसरा जो है वो वेस्ट पाकिस्तान बना। तो मशरकी पाकिस्तान में कलकत्ता आ गया और बंगाल के बेशतर हिस्से आ गए। ये ज़िला जो है सिलहट पर मुश्तमिल था, यानी कि इसको जो एक नाम दिया गया ना, वो कौन सा नाम दिया गया? एक सिलहट पोर्शन ऑफ पाकिस्तान, ये इसका नाम था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखें सिलहट लिखा हुआ भी है वो सामने, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट कहलाया जाने लगा, जिसने पाकिस्तान के हक में वोट दिया था, इसलिए ये पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हुआ। जोग्राफियाई तौर पर मशरकी पाकिस्तान बरसगीर के सबसे दूर जो है वाक़ था, यानी कि असल में देखें पूरा हिंदुस्तान, अगर आप एक मिसाल के तौर पे मैं आपको इधर समझाऊं ना, तो वो ऐसे था। इसको आप मशरिकी नहीं समझे, इसको मगरिबी नहीं, बल्कि ये क्या है? मशरिकी पाकिस्तान है, और ये क्या है? मगरिबी। तो असल में जो पूरा हिंदुस्तान था ना, वो यहां से पूरा था, ये पूरा यूं था, ये हिस्सा हिंदुस्तान के पास चला गया सारा, ये जो दो हिस्से पाकिस्तान के पास आए, तो हिंदुस्तान के बीच में ये हिस्से भी थे सारे। सर अभी भी तो बीच का हिस्सा नहीं बना हुआ इनका। हाँ ना, ये तो हमारे हिस्से हैं, ये वाले। तो अब ये जो आपका बंगाल अलग हुआ था ना, वो ये जगह है जो पाकिस्तान का एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल कॉर्नर है, किनारा है एक तरफ से नक्शे में। तो ये वाली वो तरफ है। तो क्यों ये बात कही जा रही है कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान से बिल्कुल दूर की जगह थी? वो ये थी क्योंकि वो एक दूसरा कोना है पाकिस्तान मुल्क का, जो एक अलग अभी बिल्कुल नई नई रियासत वजूद में आई है। तो इस वजह से ये हिंदुस्तान से क्या था? दूर था। ये पॉइंट समझ में आया आपको? नहीं आया है? चले जी। और इसको क्या कहा जाता था? डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट कहा जाता था। तो इस एतबार से ये सबसे दूर वाक़े था, जिसने बाकी मुल्क से उनकी ज़हनी बेइत्मीनानी को जन्म दे दिया। बंगालियों को ऐसा महसूस होने लगा, बांग्लादेशियों को, ऊपर से अंग्रेज और हिंदू अपनी सियासत खेल रहे थे, इधर इनको ऐसा महसूस होने लगा कि चूंकि ये दूर भी थे हिंदुस्तान के मुकाबले में देखा जाए जोग्राफियाई एतबार से, फिर पाकिस्तान के अपने हिस्से के एतबार से देखा जाए, तो इत्तफाक ऐसा हुआ कि जो मगरबी हिस्सा था ना, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी चीज़ें चली गईं। उस वजह से इनको कमी का एहसास होने लगा, ज़हनी बेइत्मीनानी होने लगी। सिर्फ 8 बड़े शहर थे, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद, ढाका, मुल्तान, सियालकोट और पेशावर, जिनकी आबादी 10,000 से ज़्यादा थी जब पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पे उभरा। तो ये एक अमीर मुल्क नहीं था, बल्कि ज़राअत पर इसकी बड़ी सनत हुआ करती थी, और जूट की एक ज़राअत होती थी। ये जैसा गन्ना होता है ना, इस तरह की इसकी फसल उगती है। जूट की फसल ऐसी थी जो मगरबी पाकिस्तान वालों को एक ज़बरदस्त हाथ के हाथ अल्लाह की तरफ से समझ लें कि सोना मिली थी। ऐसी ज़मीन थी, उस पर ऐसी ज़राअत होती थी जूट की, जो पूरे हिंदुस्तान में किसी जगह नहीं मिलती थी। पाकिस्तान ने जो सबसे पहले एक बिजनेस शुरू करा ना, अपने मुल्क की सरहदों को मुतय्यन करने के लिए, अपने मुल्क में पैसा जमा करने के लिए, अपनी आवाम को आगे बढ़ाने के लिए, सबसे पहला बिजनेस जो पाकिस्तान ने, अल्लाह ने उनको करवाया, अल्लाह की तरफ से उनका ये हाथ पकड़ा गया, वो जूट की फसल थी। जूट एक कपास होती है एक तरह की,
जैसा गन्ना होता है ना ऊंचा उगता है डंडों की तरह, इतनी ऊंची ये भी 6 फीट की एक फसल होती है जूट की, जिससे क्या बनता है आपने देखा होगा। उस पुराने दौर में तो वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, आज के जदीद दौर में भी वो चीज इस्तेमाल होती है। आपकी जो चटाइयां बनती हैं, आपके जो चारपाइयों में एक कपड़ा नुमा सा वो क्या होता है, उसको क्या कहेंगे, जूट ही कहते हैं, वो इस्तेमाल होता है। तो ये एक फसल है, ये असल में एक पौधा है। तो ये पाकिस्तान के हिस्से में आया, जबकि जूट की कोई भी मिल जो होती है, कारखाने बड़े बड़े जहां पर इसकी सफाई होती है, इसको प्रोफेशनली तरीके से जो है इस काबिल बनाया जाता है कि इंसान इसके अच्छे अंदाज पे सोफे बनाए, उनमें भी लगती है, पलंग बनाए, चारपाइयां बनाए, दरियां बनाए, ये सारा कुछ। तो उसकी कोई भी क्या नहीं थी पाकिस्तान के पास, कोई भी इसका कारखाना नहीं था, लेकिन इसके कारखाने हिंदुस्तान में बहुत थे। तो पाकिस्तान ने यही फसल जो है ना उगाते थे और साल में ही एक दफा मिलती थी, और इतनी महंगी बिकती थी कि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा महंगे दामों ये चीज बेची हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान के अंदर इसकी मिलें थी, ऑलरेडी चल रही थी, पहले तो मिली भगत थी ना, सारी एक ही जगह थी, तो वहीं से उगता था, काटते थे मुसलमान, कारखाने अपने ही मुल्क में हिंदुस्तान में ही थे, वहीं बनता था। लेकिन जब ये जुदाई हुई, यानी कि पाकिस्तान अलग जैसा डिवाइड हुआ, तो एक अल्लाह ने जो बेनिफिट दिया ना पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, वो ये दिया कि जूट की फसल, इत्तफाक ऐसा हुआ कि जब डिवीजन हुई, जो भी हदें मुतय्यन हुई, हिंदुस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग, तो वो सारा जूट की फसलों का हिस्सा पाकिस्तान के अंदर आ गया ऑटोमेटिक, और उसकी सारे कारखाने हिंदुस्तान के अंदर रह गए। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुसलमानों को ये एक जबरदस्त नेमत दी थी। चले भाई आगे पढ़ें। ईस्ट पाकिस्तान हो गया ना, जी सर। अब है वेस्ट पाकिस्तान होगा। चले भाई, वेस्ट पाकिस्तान। West Pakistan comprised of Punjab, Sindh, Balochistan and NWFP, different मगरबी पाकिस्तान यानी कि princely states of Dir, Sawat, Gilgit, Hunza, Chitral and Bahawalpur। देखिए पाकिस्तान जो मगरबी हिस्सा है, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान सरहद पे मुश्तमिल है। दीर, सवात, गिलगित, अमब, हुंजा, चित्राल, बावलपुर की शाही रियासतें भी पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थी। मगरबी पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुआशी और समाजी निज़ाम के साथ बड़ा इलाका था। मैंने आपको बताया ना, देखें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान वाले जो ज़्यादातर बंगाल के लोग उस तरफ गए, उनको गलत फहमियों का इस वजह से ज़्यादा एहसास हुआ, एहसास कमतरी में इस वजह से गए कि ज़्यादा अच्छी चीज़ें और बेनिफिट्स जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ ऑटोमेटिक आ गए। लेकिन अक्ल को हाथ मारना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि एक ही मुल्क है, थोड़े अरसे में सब चीज़ें लेवल पे आ जाएंगी। जब हांडी पकती है तो ये नहीं रोना रोया जाता भाई इधर की बोटी क्यों गल गई, उधर की क्यों नहीं गली। तो बहरहाल आगे चलो भाई, क्योंकि पक्के तो सब बराबर ही हो जाती हैं ना। आगे बढ़ें। सेकंड पैराग्राफ, However, due to the vast geographical distances of more than 1,000 miles, the two wings kept apart culturally. There were significant differences of outlook between the two people. A sense of insecurity and depreciation developed in the people of East Pakistan, especially because the capital was situated in West Pakistan. The people of East Pakistan always felt alienated, which gave rise ज्यादा एहसास कमतरी का शिकार इस वजह से भी हुए, दारुल हुकूमत जो बनाया गया ना वो ज़ाहिर है मशरकी पाकिस्तान को बनाया गया, उधर के जो इलाके थे उसमें ज़ाहिर है देखा जाए तो बड़े बड़े शहर डिवाइड होकर आ गए थे। तो ये भी चीज़ एक उनके लिए एहसास कमतरी का ज़रिया बनी। ज़्यादा बड़ा जो रकबा मिला वो भी मशरकी पाकिस्तान को नहीं मिला, बल्कि बात सही कह रहा हूँ? नहीं सर। हाँ किसको मिला भाई? वेस्ट पाकिस्तान को। बात समझ आ रही है? तो ये मगरबी पाकिस्तान को जो ज्यादा बेनिफिट्स हासिल हो गए ना, उस वजह से भी ये मसाइल पैदा हुए। चले भाई आगे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सियासी मसाइल जो पैदा हुए। चले भाई चले।
Immediately after partition of Pakistan had to face many problems in the political sphere. It was decided at the time of partition that the former British India would be divided into two sovereign countries, the Pakistan and the India. But Pakistan was to inherit greater problems than India. The major political problem that Pakistan faced was the issue of provincialism. It was most alarming issue for the stability and the solidarity of newly born country. The western part of country was a more developed region even before the partition of monopoly of West Pakistanis in the government departments accelerated the apprehensions of the Bengalis. सियासी हाँ ठीक है of their right in the national progress. सियासी मसाइल का सामना किस तौर पे करना पड़ा, मुसलमानों के दिमाग में यही चीज़ थी, ये बात थी कि अंग्रेज़ जो अब तकसीम करने के लिए तैयार हो गया, मुसलमानों की जिहाद को देख के डरा है, तो ये एक अलग रियासत बनाने को तो तैयार हो गया और कह भी ये रहा है कि दो अलग रियासतें बनेंगी, दोनों को खुद मुख्तारी का पूरा पूरा हक दिया जाएगा। लेकिन जब इन प्रैक्टिकली ये काम हुआ तो ये इस बात के बिल्कुल बरखिलाफ़ हुआ, इसके उलट हुआ कि पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा मसाइल का वारिस होना पड़ा। पाकिस्तान को जिस अहम सियासी मसले का सामना था वो सूबाइयत का मसला था, सूबे बनाने का मसला था। एक नया पैदाशुदा मुल्क अभी अभी इस्तेकाम और यकजहती के लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक मसाइल का हामिल था। मुल्क का मगरबी हिस्सा तकसीम से पहले भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता खित्ता था, जिस वजह से सरकारी महकमे उनमें मगरबी पाकिस्तान की इजारादारी ने बंगालियों के खदशात को और ज़्यादा तेज़ कर दिया, यानी कि और ख़तरे वाला बना दिया। जो ये समझते थे कि कौमी तरक्की में उनके हुकूक को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये उनको महसूस होने लगा। ये आज भी हमें भी महसूस होती हैं इस तरह की चीज़ें बहुत सी, कि भाई उनको ज़्यादा हुकूक दिए जा रहे हैं और हमें कम हुकूक मिल रहे हैं। जब भी ये बात होती है तो खुद ब खुद मसाइल खड़े होते हैं, खुद ब खुद लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, आपस में घरों में भी यही मसाइल खड़े होते हैं। इसीलिए पूरे इस्लाम शरीयत ने ना, कहीं भी आप मुझे नहीं दिखा सकते, ये मेरा चैलेंज है कि आप ये दिखाएं कि इस्लाम शरीयत कहीं भी ये बात कहे कि आप अपने हक छीनें, अपना हक हासिल करें, अपना हक मांगें, कहीं भी नहीं है। कुरान हदीस पूरा हमारा शरीयत में, इस्लाम में कहीं भी ये बात नहीं है कि आप कैसे अपना हक हासिल करें, कैसे अपना हक छीनें, बल्कि इसका उलट है कि कैसे आप अपना हक छोड़ दें और दूसरे का हक अदा कर दें। पूरे कुरान हदीस में हर जगह इस बात की तालीम दी गई है कि दूसरों के हुकूक क्या होते हैं, ये बताया गया हर जगह, और आपने उन हुकूक को कैसे पूरा करना है। साडा हक इत्थे रख वाला तो सेंटेंस ही नहीं है इस्लाम शरीयत में, ये है ही नहीं। इस्लाम शरीयत क्या कहता है कि तुम हमारी नज़र में तब अच्छे बनोगे, हम तुम्हें जन्नत के बीचों बीच महल तब देंगे जब तुम्हारा हक हो और तुम छोड़ के दिखाओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये सारे काम करके दिखाए। मुसलमान जब इस गलत चीज़ पे चला ना, तो देखो फिर क्या करके बैठ गया, अपना नुकसान खुद उसने अपने हाथों से किया, किसी दूसरे ने उसका नुकसान नहीं किया। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्या थे ये पढ़ें, पॉलिटिकल तो समझ गए ना, क्या समझे, मैंने समझाया है क्या? हाँ समझा दिया। चलो आगे क्या है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। At the time of partition, Pakistan comprised of those areas which were backward and underdeveloped. These areas were mostly produced elsewhere. The British government had not paid any attention towards the economic uplift of the areas forming Pakistan. The agriculture system was obsolete, which increased the economic problem of Pakistan. अच्छा भाई, जब पाकिस्तान की तकसीम हुई ना, तो एक बड़ा मसला पाकिस्तानियों को रियासती एतबार से, तकसीम के एतबार से इक्तिसादी भी था। वो क्या मसला था कि जो जगह पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को हासिल हुई, वो ज़मीन ऐसी थी जो खाम माल प्रोड्यूसर थी, यानी कि मुकामी तौर पर जो वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। यानी कि ज़ाहिर है आपकी ज़मीन से कोई ऐसी धात निकल रही है कि उसके आपके पास आगे मिले या कारखाने मौजूद नहीं है।
मिसाल ले लें कि आपके पास बहुत सारे जंगल आ गए, अब आपके पास लकड़ी बहुत है, आला से आला लकड़ी है, लेकिन उस लकड़ी को आप काटने के बाद करेंगे क्या? अचार डालेंगे। आप उसको कैसे बनाएंगे? जलाएंगे। हमारे लोग तो जलाते हैं, जला के भी इस्तेमाल होती है, लेकिन असल उसका काम क्या है कि उसको हुनरमंद लोग जो हैं अपने हुनर से उन चीजों के अंदर तब्दील कर दें जो महंगे दामों बिकती हैं। जैसे देखें आपके पास फर्नीचर है, लकड़ी का कितना काम होता है, कैसी कैसी चीजें, ये सब कहाँ बनती है? कारखानों में। तो वो जगह पाकिस्तान के पास नहीं थी। बज़ाहिर देखा जाए तो ये मसाइल आन खड़े हुए थे कि भाई चीज तो है लेकिन इसको हम आगे बनाएंगे कैसे, क्योंकि मुताल्लिका प्रोसेसिंग सनतें कहीं और वाक़ थी और वो जगह कौन सी थी? हिंदुओं के हाथ में थी, बरतानवी हुकूमत के पास थी। गोया एक तरह से बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान बनने वाले इलाकों की मुआशी तरक्की पर कोई भी तवज्जो नहीं दी थी कि ऐसे अंदाज में तकसीम किया जाए कि मुसलमानों को भी आधा हिस्सा मिले, हिंदुओं को भी मिल जाए। इस तकसीम में मुसलमानों का मुकम्मल तौर पे 100% घाटा हुआ। ये जो पाकिस्तान की पूरी तकसीम है ना, आप देखते हैं पाकिस्तान का नक्शा, ये अल्लाह ने बनाया है, ये मुसलमानों ने भी नहीं बनाया, ये हिंदुओं ने भी नहीं बनाया, अंग्रेज ने भी नहीं बनाया। उन्होंने कोशिशें बहुत करी, लेकिन टोटली जो ये दोनों मुल्क अलग हुए हैं ना, ये रियासतें, तो जिस अंदाज पे हुए हैं ना, वो अल्लाह ने ही किया है सारा कुछ। ये अल्लाह ने पूरा पूरा इंच और जो है ना सेंटीमीटर नापे हुए थे, गोया यूं समझो, और अल्लाह ने वैसी तकसीम करके दिया। सब ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, बस ये मुसलमान थे जो यूं करके बैठे थे और आखिर में वो जिहाद पे आ गए थे कि अब हम इसके लिए लड़ेंगे, जाने देंगे, बात खत्म। वही जिहाद था जिसने हिंदू अंग्रेज को डरा दिया था और हिला दिया था, वरना ये तकसीम भी इतनी आसानी से होती नहीं, और उसमें बहुत उलमा का कत्ले आम भी हुआ। बहरहाल तो ये तकसीम इस अंदाज पे हुई थी कि पाकिस्तानी यानी कि मुसलमानों को ज़्यादा क्या हुआ? नुकसान ही हुआ। उनके हिस्से में कोई भी अच्छी चीज़ आने ना दी गई। कोशिश भरपूर यही की अंग्रेज ने भी और हिंदू ने भी, ये तो दोनों आपस में मिले हुए थे। चलें आगे पढ़ें। Social problems. Pakistan was of 5 different regions, cultures, and partition. It made Pakistan a diverse nation culturally. Some historians have believed that Pakistan, in fact, was 5 different nations. The people of Pakistan had different traditions, cultures, language, and lifestyles. The colonial rule did not allow people to participate in government activity, which acutely thwarted the process of national integration. The Bengalis especially could not develop a national tendency because of सिमाजी जो मसाइल पेश आए ना तकसीम के वक्त पाकिस्तान की, उनमें से एक मसला क्या था? सिमाजी सकाफती मसला था। पाकिस्तान 5 किस्म के मुख्तलिफ ज़बानें, सकाफत और तौर तमद्दुन समझने वाली कौमों का मुल्क कहलाया जाने लगा शुरू से। यही वजह थी कि सकाफती तौर पर पाकिस्तान एक मुतनव्वे मुल्क बन गया, यानी कि जिसकी बहुत सारी क्या हो? किस्में हो, बहुत सारे उसके अंदर वो डिवाइड हो किस्मों के अंदर। मौर्रिखीन का भी यही कहना है जो पाकिस्तान की तारीख़ लिखने वाले हैं कि पाकिस्तान दर हकीकत 5 मुख्तलिफ कौमों पर मुश्तमिल था, डिपेंड करता था। यहाँ की रिवायात, सकाफत, ज़बानें, तर्ज़ ज़िंदगी, सब कुछ क्या था? एक दूसरे से डिफरेंट था। बात समझ में आ रही है? वो 5 कौमें गोया के एक रियासत के अंदर शामिल थीं। कौन सी थी वो 5 कौमें? सिंधी, पंजाबी, पठान और बलोची, 4 हुए। 5वां कौन था? कश्मीरी थोड़ी है अलग, वो उर्दू स्पीकिंग तो बाद में थे, उस वक्त थोड़ी बांग्लादेशी, बंगाली थे जो कि अलग हुए। ये 5वें लोग थे जो नाराज हो गए। बात समझ में आ गई? चलें आगे चलें। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। The immediate task of the nation after independence was to set up workable administrative and government machinery. भाई खामोशी सुनो ना। The biggest administrative problem facing Pakistan was acute shortage of competent and experienced
personnel in the central and provincial governments. There were serious. छोड़ो जो भी लिखा है। हुकूमत की जो तश्कील है ना, जब फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, डिवीजन ऑफ पाकिस्तान हुआ, जब पाकिस्तान बनने लगा, डिवाइड हुआ, तो एक बड़ा मसला सूबाई एतबार से, शहरी एतबार से ये था जो गवर्नमेंट का होता है कि इसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए था, ऐसे माहिर तरीन लोग चाहिए थे जो एडमिनिस्ट्रेशन को आगे चला सकें। अबे भाई 30 मिनट तो ब्रेक दिया शुरू में, आप जान लोगे क्या? 30 मिनट बाद क्लास स्टार्ट हुई है। 25 मिनट बाद गया था, हमने अटेंडेंस टाइम में बोला था कि 25 मिनट बाद। तो अटेंडेंस भी तो हुई है। 5 मिनट थोड़ी हो गया अटेंडेंस। चलो पहले ये वाली बात पूरी कर लो, फिर ब्रेक दे देता हूँ 2 मिनट का। चलो दे देते हैं, 10 मिनट दे देते हैं। भाई नमाज का भी वक्त है, मैं 4:45 खत्म कर दूंगा, क्लास खत्म हो गई बाद। क्या मसला है? सही है ना? 4:45 करते नहीं है। अच्छा भाई नहीं करूंगा, नमाज है ना, नमाज पढ़नी है। अच्छा ये बात, इंतजामी मसाइल के लिए जो है बेहतरीन लोगों की ज़रूरत थी, मशीनरी की ज़रूरत थी। उस मशीनरी को लगाने के लिए, संभालने के लिए मुख्तलिफ महकमों की ज़रूरत थी, दफातर की ज़रूरत थी, काबिल तरीन लोगों की ज़रूरत थी। ये सारे मसाइल क्या थे? गवर्नमेंट लेवल पे ये मसाइल थे। हाँ नहीं अब ये मसले नहीं, अब तो खा रहे हैं, उस वक्त बनाना था। अब चलें आगे चलें, फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट हो गई ना, अब तो सब बैठ के खा रहे हैं भाई। बस इसको तो कर लो, अभी है टाइम। चलो भाई आगे, अकोमोडेशन प्रॉब्लम। चले। After independence, Pakistan had to take a fresh start from scratch. When Pakistan came into भाई सबसे पहले इंसान घर बनाता है तो उसके रहने का मसला पेश आता है कि वो कैसे रहेगा उस घर के अंदर। रिहाइश का मसला सबसे पहले पेश आया। इतनी बड़ी रियासत के अंदर भी, पाकिस्तान में जगह तो बहुत है, लेकिन रहा कैसे जाए, किस अंदाज पे रहा जाए। तो अल्लाह ताला सारे काम इंसान से करवाई देते। जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान में सरकारी दफातर कायम करने के लिए मकामात मौजूद नहीं थे, मशीनरी लगाने के लिए मकामात मौजूद नहीं थे, कोई माकूल रिहाइश की जगहें मौजूद नहीं थी। पूरी ज़मीन तो थी लेकिन रहने को घर दस्तयाब नहीं थे। सरकारी दफातर, निजी इमारतें, फौजी बैरक्स ये कायम सबसे पहले किए गए। सबसे पहले क्या 3 चीज़ें बनाई गई? फौजी बैरक्स जो होते हैं, यानी कि जो आपके एक तरह से क्या है भाई, चौकियां हैं, यानी कि गार्ड रूम्स हैं, टैंक रूम, फौजियों के खुफिया जगह हैं जो आपकी क्या करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे। सबसे पहले तो इस बात का डर था ना कि ये रियासत, ये प्लॉट हमें मिल तो गया है, लेकिन अब इसमें अगर हिंदू या अंग्रेज घुस गया, नुकसान पहुंचाया, हम घर आला से आला बना लें, दफातर आला से आला बना लें, सनतें आला से आला लगा लें, लेकिन अगर हम अपनी सरहदों की नहीं हिफाजत, घर की 4 दीवारी ऊंची नहीं करेंगे तो हम पे हमला हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले मुसलमानों ने क्या चीजें बनाना शुरू की? फौजी बैरक्स बनाना शुरू करी। उसके बाद आगे बढ़ के दूसरे नंबर पे सरकारी इमारतें, फिर तीसरे नंबर पे अपनी रिहाइश की इमारतें बनाना शुरू कर दी। आगे पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो इसका। However, the officials accepted the challenge with firmness and determination. They worked diligently with the spirit of sacrifice. In the most difficult circumstances, it was all because of dynamic and selfless leadership of Qaeda. हाँ, उनकी जो है ना बेलौस क़यादत की रोशनी में मुसलमानों ने, अलावा इसके कि कोई फर्नीचर नहीं होता था, बैठने के लिए कुर्सी नहीं होती थी, काम करने के लिए कोई टेबल नहीं होती थी, लेकिन कहते हैं कि ऐसे खड़े होकर काम करते थे और इस तरीके से कुर्बानियों के साथ, बगैर पंखों के, बगैर हवा के, बगैर किसी एसी के, गर्मी में खड़े होकर काम किया जाता था। हाथों में कागज पकड़ के या कलम लेकर
काम किया जाता था, इतनी मेहनत से काम किया करते थे, खाने को कई कई दिन कुछ नहीं मिलता था, लेकिन मुल्क को आगे धक्का देना था, आगे चलाना था। तो कहते हैं इसी तरह कुर्बानियाँ दे देकर इन मुसलमानों ने अपने महकमों को खड़ा किया, चलाया, यानी कि इनकी बुनियादों के अंदर लोगों के खून भी मौजूद है, उनका प्यासा होना भी मौजूद है, उनका भूखा रहना भी मौजूद है, और उनकी कुर्बानियाँ बहुत बेतहाशा मौजूद है। आज तो हम एसी में बैठ के और एक दस्तखत करने की भी रिश्वत मांग रहे हैं ना, ऐसे लोगों को जूते पड़ने चाहिए और चौराहों पे लटकाना चाहिए। उस वक्त ये हालात थे कि पीने को पानी भी नहीं होता था और खुद ही सफाई भी करते थे, खड़े होके भी सारे काम करते थे, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात, कि क्या है हमारा एक नया घर बना है भाई, हमें इसको संभालना है खुद ही से। तो ऐसे कुर्बानियां देकर इस मुल्क को इन्होंने आगे बढ़ाया। डिवीजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये जो फौजी निज़ाम था ना, इसकी भी एक तकसीम की गई बाकायदा तौर पर। अंग्रेज से ये ऑर्डर जारी हुए, फैसला हुआ कि भाई फौजी निज़ाम जो है ये किस तरीके से डिवाइड होगा, कैसे फौज तकसीम की जाएगी, और फौज का जो असलहा होता है, जो भी उनके असले के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं, वो किस तरीके से डिवाइड होंगी। तो पूरा जो है ना एक हिसाब किताब इसका दिया गया था, लेकिन तकसीम के वक्त उसके भी बिल्कुल खिलाफ किया गया। मुसल्लह अफवाज और फौजी असासों की तकसीम, जब पाकिस्तान कायम हुआ तो उसे अपनी सलामती को शदीद ख़तरात का सामना करना पड़ा। आगे पढ़ें, क्या मसाइल थे? Dire threat to its security. For the security in the safeguard of its territory, Pakistan needed armed forces and military equipment. The question of division of armed forces and army equipment became a sensitive issue for Pakistan. सबसे पहले देखें जो अहम मसला और पेश आया ना तकसीम के वक्त, वो मुसल्लह अफवाज का था कि मुसलमानों को एक हसास मसला ये पेश आ रहा था कि उनकी हिफाजती उमूर के लिए उनके पास इस वक्त फ़ौज मौजूद नहीं है, और इसकी तकसीम का बराबरी सराबरी का वादा अंग्रेज़ ने डॉक्यूमेंटेशन वाइज किया था, हिंदुओं से भी किया था और मुसलमानों से भी किया था। लेकिन जब CNC फील्ड मार्शल आचलेंग मुसल्लह अफवाज के इत्तेहाद को बरकरार रखने के हक़ में थे और फ़ौज के असासों की तकसीम के मुखालिफ थे, ताहम मुस्लिम लीग के इसरार पर हुकूमत को, अभी बेटा 2-3 मिनट है ना, रुक जाओ। सर वो नमाज नहीं पढ़ी ना, खामोश हो जाओ भाई, फजूल बातें नहीं करो। अच्छा जी, कांग्रेस और भारतीय काबीना के वुज़रा ने फौजी असासों की तकसीम में बहुत सी रुकावटें खड़ी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो क्या चाहते थे कि मुसलमानों को सही तौर पर अफवाज के जितने भी असलहा है ये भी सही अंदाज पे तकसीम होकर हासिल ना हो। असासों को पाकिस्तान और भारत के दरमियान बित तरतीब डिवाइड करने का जो परसेंटेज तय हुई थी, फाइनलाइज हुई थी, वो 36% अपॉन 64% थी, 64/34 थी। ये पेपर में आएगा, फिर नहीं बोलना कि ये आपने पढ़ाया नहीं था या बताया नहीं था। मुसलमानों को जो मिलना था उनकी आबादी के एतबार से देखो 36% तय किया, हालांकि मुसलमान अक्सरियत में थे, तो मुसलमानों के खिलाफ ही सारे काम हुए। और 64% किसको देना तय करार दिया गया? हिंदुओं को। इस तनासुब से तकसीम किया गया, जो कि बिल्कुल ऑर्डिनेंस वाइज भी जो है वो गलत सलत था। बहरहाल उसके मुताबिक ये तकसीम की गई। फैसला हुआ कि मुस्लिम रेजिमेंटें पाकिस्तान जाएंगी, जबकि हिंदू और दीगर गैर मुस्लिम रेजिमेंटें हिंदुस्तान जाएंगी। यानी कि अमन चैन सुकून के साथ पाकिस्तान के हिस्से में जो भी हिंदू कौमें या मुख्तलिफ हिंदू लोग आ चुके हैं, या बाज़ ऐसे भी मुसलमान जो हिंदुस्तान की सरहद के अंदर जाना चाहते हैं, तो उनको अमन सुकून के साथ
पहुंचने दिया जाएगा, उनको रास्ते में तकलीफ नहीं दी जाएगी। तो मुसलमानों ने तो ऐसा किया अपने मुआहिदों के मुताबिक, लेकिन हिंदुस्तानियों ने ऐसा नहीं करा। सिखों ने और हिंदुओं ने और अंग्रेज़ ने भी पूरा उनको साथ दिया, और गांव के गांव और ऐसे लोग जो अमन चैन सुकून के साथ रेलगाड़ियों में भर के भी पाकिस्तान दाखिल होना चाहते थे या किसी भी सफ़र के साथ आ रहे थे, उन्होंने उन सबको कत्ले आम किया, और लाखों नहीं करोड़ों सैकड़ों मुसलमान इस तरीके से उन्होंने शहीद कर दिए। जबकि मुसलमानों ने ऐसा नहीं करा। इन्होंने बड़े अमन और सुकून के साथ जो जाना चाहता था उसको जाने दिया, बल्कि अपने क्या करें। हाँ, बहरहाल बात तो इधर वैसे ही पूरी हो गई है, जाने क्या दें। चले भाई, अटेंडेंस ले रहा हूँ, अटेंडेंस दे दे फिर जाए। हंसे नहीं, क्लास में ज्यादा हंसते नहीं है। अच्छा जी, अलीशबा है? नहीं आई। अमजद अली शाह, आयशा हसन, आयशा नदीम, फातिमा समी, गुल नबी। ये एक नया लड़का, आप आज की क्लास से आए? आप आज से स्टार्ट किया आपने? अच्छा, आपका नाम है अटेंडेंस में? सर ये दूसरी क्लास में सर वो कहीं एडमिशन नहीं मिलती। एवं बैठे या है क्लास में आप? सर आपसे बहुत फैन फॉलोइंग हो गई आपके हमारी। सर ये क्लास में सीनियर्स के यार वो बेचारों को खुद तो बोलने दो, आप ऐसे ही बैठे हुए? अच्छा, हफ्सा इसरार, हानी आमिर, हसीना बीबी। ये कौन है? हसीना बीबी आप हैं? तो अभी की सेब हुई होंगी शायद, वो आई हो। हुमैरा शब्बीर, इमाला थानवी, इकरा, खुदैजा, माहीन वसीम। अच्छा, मोनुल वरीशा, नेमत। ये कौन है? नजाफा तकी, नजाफा। अच्छा, रिदा बतूल, रिदा जुल्फिकार, रिमशा कंवल, सफीना कंवल। हाँ, ये नहीं मुझे बता के गई है। सानिया अलवी। सानिया अलवी कौन है? 6 एब्सेंट हुई हुई है। सहर कौन है? शहीरा आलम, शामिर शाहिद, सैयदा ईशा अली, सैयदा खुशना, सैयदा जरमीन कैफी, अच्छा सैयदा, अच्छा ये तैयबा, ये भी बता के गई है मुझे। उम्मे रुबाब, जैन इमरान। बस सही है, जाओ। एक तो अभी की अपडेट होगी ना? क्या हुआ?
सर 5 कैसे आ रही? IULMS बंद नहीं करने को कह रही है। 5 एब्सेंट कैसे आ रही है? तो सारी 4 सर मेरी भी 4 है, आप में भी 5 आ रही है। 2 क्लास में नहीं थी सर भी और में मेरी 2 सर अटेंडेंस मेरी भी एक आ रही जो मैंने भाई, 2 जो है ना, और 1 तो अभी जो आप अगर फर्स्ट हाफ में नहीं थी मैंने सेव कर दिया, तो 2 तो अभी की एब्सेंट होंगी, हम फर्स्ट हाफ में थे। और जो फर्स्ट हाफ में था उसकी 1 एब्सेंट मजीद होगी बस, क्योंकि सेकंड हाफ की नहीं लगाई थी ना। लगा देखें अब आ गई है, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी। सर 5 आ रही है सर। कहाँ पर है? मेरी भी देखिए 5 आ रही है सर, मेरी भी देखिए 4। तो ये अभी 4 हो जाएंगी ना, मैंने सेव अभी करा है, 10-15 मिनट बाद होंगी। थैंक यू सर। ठीक है, सर आप टाइमिंग की कर देंगे ना? कहाँ है और नेमत दिखाओ। नेमत? तो ये 2 तो अभी की होंगी, आप फर्स्ट हाफ में नहीं थी ना, तो आपकी 2 लड़कियों ने नाम पे बोला भी था, उनकी मैसेज किया था ना आपको सर, वो पता नहीं है, मैसेज तो देखता ही नहीं, क्लास ले रहा होता मैं, कहाँ मैसेज देखता हूँ। कर दिए उससे नहीं, वो अले अल्लाह की बंदी, आप समझ ही नहीं रही बात। अरे अभी अपडेट होगी थोड़ी देर में, खुद ही 2 सही हो जाएंगी। सर हाँ। असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा मेरा। आप Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।